तर्कसंग्रहस्य पाठं पठामः। आज हम फिर से तर्क संग्रह के विषय में पढ़ेंगे। इत्युक्ते कल हमने मंगलाचरण को देखा था। मंगलाचरण उसका है विधाय विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रहः। वहाँ एक शब्द के आया था बालानां सुखबोधाय। इसी शब्द पे अपना इसी शब्द को देखेंगे और इसी शब्द पे अपना विचार रखेंगे। बालानां सुखबोधाय, यहाँ बालक बालः शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इस विषय को हम देखेंगे। तो इसका लक्षण करते हैं अधीत व्याकरण काव्य कोशो बालानां सुखबोधाय। बालः किसको कहेंगे, इस विषय में लिखते हैं अन्नभट्ट अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति। व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्यायशास्त्रत्वम्। अनधीत न्यायशास्त्रत्वम् बालः। बालः यह लक्षण करते हैं बालः का। बाला शब्द का लक्षण ये करते हैं। अब हम कुछ इसके विषय में और देख लेते हैं। ये तो हमारा बालः शब्द का लक्षण हो गया। अधीत व्याकरण काव्य पुरुषत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वं बालः। यह हमने बालः शब्द की व्युत्पत्ति लक्षण कर लिया। अब केवल अब हम इसके करें केवल अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वः सत्वे सति अधीत व्याकरण काव्य कोशः बालः, ऐसा हम लक्षण करते हैं। अधीत व्याकरण काव्य कोशः बालः, हम इतना ही करेंगे। अधीत व्याकरण काव्य कोशः बालः, इसको हम न रखें तो क्या दिक्कत आएगी। अधीत व्याकरण काव्य कोशः बालः। तो दीपिका का लिखते हैं इत्येव लक्षणं क्रियते चेत् व्याकरण काव्य कोशादि ग्रंथाः व्यासादि मुनिभिः अपि सम्यक् ज्ञायन्ते। व्यासादि जो मुनि है व्याकरण काव्य कोश इत्यादि का ज्ञान उनके पास है। ते भी सर्वे बालाः एव भवेयुः। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि अधीत व्याकरण काव्य कोशः बालः, बालः का लक्षण ये हम नहीं रखते हैं, इतना हम उसको हटा देते हैं बालः, तो अधीत व्याकरण काव्य कोशः बालः। तो दीपिकाकार कहते हैं कि यदि ऐसा हम करें तो क्या दिक्कत आएगी। तो व्याकरण आदि ग्रंथ तो व्यास आदि मुनि ने भी पढ़ा है, वो भी बालक तो बाला हो जाएंगे। बाला शब्द से उनकी भी बोध हो जाएगी। तो ये उचित होगा। व्याकरण आदि कोश को पढ़ा है वह बाल है। अधीत व्याकरण काव्य कोश बाल है। अर्थात व्यासादयो महर्षयः विद्वांसः नैव बालः, वो तो बालः नहीं है। यतः
तेषु बालस्य लक्षणं न गच्छेत् इति कृत्या बाललक्षणे अधीतन्यायशास्त्रः इति पदं योज्यते। उन लोगों में ये लक्षण नहीं चला जाए इसलिए अनधीत न्यायशास्त्रत्वं बालः ये पद दिया गया है। यदि केवल हम अधीत व्याकरण काव्य कोशा बाला कहते हैं तो फिर मुनि व्यासादि मुनि में चला जाएगा। इसीलिए इसमें अनधीत न्यायशास्त्र बाल शास्त्रत्वं बालः इत्येव लक्षणं भवेत्। अब द्वितीय पक्ष देखते हैं। ये तो हो गया कि अगर ये अधीत व्याकरण काव्य कोशा बाला बोलते हैं तो क्या दोष हो जाएंगे हमारे, क्या गलती होगी। यदि हम यही दे ये ना दे अनधीत न्यायशास्त्रत्वं बालः बालसलक्षणम् अनधीत न्यायशास्त्रत्वं बालः इत्येवं लक्षणं क्रियते तदा स्तनधयः शिशुः अपि बालो भवेत्। यदि हम अनधीत न्यायशास्त्रत्वं बालः ऐसा करते हैं लक्षण ऊपर वाला नहीं रखते हैं तो क्या होगा कि जो बच्चा जन्म लिया है वो भी बाला कहा जाता है, वह भी बाला हो जाएगा कि उसने भी न्यायशास्त्र इत्यादि नहीं पढ़े हैं। यद्यपि शिशुः भी बालः तथापि न्यायशास्त्र पठने योग्यः बालः स नास्ति। शिशु को भी हम बालः बोलते हैं लेकिन वह न्यायशास्त्र के पढ़ने का योग्य भी नहीं है। स्तनं धरति स्तनधयः, स्तन से जो मां का दूध पीता है उसको स्तनधय कहते हैं। सद्यः प्रसूत यावत् जो अभी जन्म लिया है तादृशः शिशु कथं न्यायशास्त्रं पठितुं शक्नोति। अब वैसा लड़का वैसा बालः वैसा बच्चा जो अभी जन्म लिया है सद्यः उसका जन्म हुआ है वह कैसे न्यायशास्त्र पढ़ सकता है। कहते हैं अतः अत्राधीत व्याकरण काव्य कोशा इति पदम अपि योजनीयम् एव। इसीलिए यहाँ अधीत व्याकरण काव्य कोश पद जो है वो जोड़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको, तभी बाला शब्द का लक्षण बन सकता है, अन्यथा नहीं। अर्थात ये ना इसका अर्थ कर रहे हैं ये ना व्याकरण काव्य कोशादि ग्रंथाः पठिताः, जिसने व्याकरण काव्य कोशादि ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अधीताः पठिताः, किंतु न्यायशास्त्र न पठितम्, लेकिन न्यायशास्त्र का अध्ययन उन्होंने नहीं किया है। जिसने व्याकरण काव्य कोशादि ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है परंतु न्यायशास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, स एव न्यायशास्त्र प्रवेश काले बालः भवति। वह न्यायशास्त्र में प्रवेश करने के समय वह बाल होता है, बालः होता है। अतः ग्रहण धारण पटु एव न्यायशास्त्र प्रवेशम अर्हति। जो ग्रहण धारण पटु है वही बाला होता है, जो ग्रहण कर ले, धारण कर ले, बुद्धिमान हो, ना तो स्तनधया शिशु। और जो बच्चा है जो अभी सद्या प्रसूत है उसको बाला यहाँ नहीं है, उसके लिए यह बाला शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। एतेन अत्र अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्यायशास्त्रत्वं बालस्य लक्षणं सुसंपन्नम्। इस प्रकार से हम बाला शब्द का लक्षण करते हैं। अब हमने मंगलाचरण में देखा था निधाय विश्वेशम मिथाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रहः। वहाँ बाला शब्द जो आया था उसकी व्युत्पत्ति हमने इतनी देखी थी। ये लक्षण क्या हो सकता है, बाला क्यों दिया। अब हम देखते हैं कि जो भी ग्रंथ होते हैं उसके तीन उद्देश्य होते हैं। ये जो तर्क संग्रह ग्रंथ है इसके तीन उद्देश्य। पहले उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। पहले उद्देश्य करते हैं, उसके बाद उसका लक्षण करते हैं, ये लक्षण होता है, उसके बाद उसकी परीक्षा करते हैं, ये शुद्ध है, सही है। तो सबसे पहला आएगा हमारा उद्देश्य।
और तीसरे नंबर पे आएगा परीक्षा। ये परीक्षा, ये बताया गया है। उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा, ये तीन प्रकार के उद्देश्य। अस्य तर्क संग्रहस्य उद्देश्यम त्रयम्, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। अब प्रश्न ये होता है कि उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है और परीक्षा क्या है। उद्देश्य का लक्षण क्या है, लक्षण का लक्षण क्या है और परीक्षा का लक्षण क्या है। कहते हैं नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्यः। नाम मात्रेण, इसका लक्षण होगा नाम मात्रेण, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, वस्तु कीर्तनम उद्देश्यः। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, नाम कोई मात्र से वस्तु का जो संकीर्तन किया जाए, कहा जाए, उसको हम उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य यथा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय भाव। अब जब हम वस्तु का संकीर्तन करके नाम बता दिए, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय भाव इत्यादि बातें जब करेंगे, तब द्वितीय आएगा लक्षणम। द्वितीय बात आएगी हमारे पास लक्षणम। इत्युक्ते अब लक्षण से लक्षणम की, जो लक्षण है तो जब उद्देश्य हो गया द्रव्य गुण कर्म सामान्य भाव समवाय भाव, तो जब उद्देश्य हो गया तो द्रव्य, द्रव्य का लक्षण क्या है, गुण का लक्षण क्या है, इत्यादि बातें लक्षण में आएंगे। तो पहले लक्षण जो है उसका लक्षण क्या होगा। तो कहते हैं असाधारण धर्म लक्षणम, असाधारण धर्म, असाधारण धर्म लक्षणस्य लक्षणम्। असाधारण धर्म लक्षणस्य लक्षणम्, ये कहा गया है। जो असाधारण धर्म है वो लक्षण का लक्षण है। अब थोड़ा सा हम दीपिका का देख लेते हैं नंबर का। तो लिखा है कि लक्षण से लक्षणम असाधारण धर्मो लक्षणम यत्र लक्षणे अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभवश्च येषु एतेषु कोपि दोषो न भवेत्। हम आगे चर्चा करेंगे कि अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव क्या होते हैं, ये दोष होते हैं, इसका लक्षण क्या होता है। लेकिन अभी जो देख रहे हैं कि लक्षण, किंतु तस्य असाधारण धर्मः स्यात् तदेव लक्षण से लक्षण। अति अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष जिसमें न हो। फिर से सुनेंगे, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष जिसमें ना हो उसको हम कहते हैं लक्षण। अब इस विषय में हम ये कह सकते हैं कि
अतिव्याप्ति, असंभव, ये 3 दोष ना हो, इसे हम लक्षण का लक्षण कह सकते हैं, लक्षण कह सकते हैं। अब ये तो हो गया। इसके बाद जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष हैं, उसके विषय में हम अगली कक्षा में पुनः चर्चा करेंगे। आज हमने बाला शब्द के विषय में सीखा, उसके बाद बाला शब्द में क्या क्या दोष आ सकते हैं, ये सब बातें जानी। उसके बाद दीपिका अन्नम भट्ट के बारे में जाना कि उन्होंने क्या, कैसे उसकी व्याख्या की है और कौन सा हटा देंगे तो क्या होगा बाला शब्द में। पुनः तर्क संग्रह का उद्देश्य क्रिया जो है, उद्देश्य लक्षण व्याख्या का उद्देश्य हमने देख लिया, लक्षण का लक्षण देख लिया, लेकिन लक्षण में जो दोष 3 हैं उसको अभी हम अगली कक्षा में देखेंगे। अगली कक्षा में उसकी विस्तृत से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए, शेयर कीजिए कि यह जो अध्यापन का माध्यम चल रहा है वह सभी के पास जाए और अच्छे से पढ़े। आज के लिए